अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप खैरियत से होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो न्यू बुक है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। ये पहली बुक में भी था लेकिन थोड़ा बहुत उसकी डेफिनेशन में डिफरेंस है कि उसी के लिहाज से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जी बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। देखें, एक शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शेल है, ये अगर तो इसके इर्द ये शेल्स हैं और इसमें से लास्ट शेल में से फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये क्या है, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बनाई है कि अब पहले जो पुरानी बुक में था 1 मोल का जिक्र नहीं था, कहा था एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम। लेकिन जो न्यू बुक है उन्होंने ये चीज का डिफरेंस डाला है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या क्या है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं 1 मोल ऑफ गैसियस एटम से। यानी यहां स्पेसिफिक कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे 1 मोल गैसियस एटम से। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो उस वक्त जो एनर्जी चाहिए होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। 1 मोल ऑफ गैसियस एटम हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है और उस वक्त जो एनर्जी दरकार है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इसको हम ये चीज देखना है कि 1 मोल ऑफ गैसियस एटम से गैसियस आयंस बनेंगे, 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस बनेंगे। अब टर्म आप देखें बच्चों, ये देख रहे हो गैसियस एटम से निकालना है गैसियस। भाई देखें, अगर कुछ सॉलिड फॉर्म में है उसको लिक्विड में जो एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी का हिस्सा नहीं है। या कोई लिक्विड में आप उसमें से बना रहे हैं उसको गैस में गैसियस फॉर्म में लाने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी का हिस्सा नहीं है। जब कोई गैसियस एटम बन चुका है उसके बाद जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 1 मोल गैसियस एटम से, और क्या बनाने हैं? गैसियस आयंस बनाने हैं। क्या बनाने हैं? गैसियस आयंस बनाने हैं। तो इसको क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। या क्योंकि ये हम गैसियस एटम से निकाल रहे हैं, इस लाजमन बात है अगर कोई एटम है तो गैसियस एटम की बात कर रहे हैं तो गैसियस एटम से निकलेगी तो वो पहला इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा ना। तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों गौर से सुने कि 1 मोल गैसियस एटम हो तो 1 मोल गैसियस आयंस बनाने हैं और 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो उस दौरान जो एनर्जी चाहिए है उसको आयनाइजेशन एनर्जी आए, तो तब भी यही लिखनी है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी यही है क्योंकि गैसियस एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो गैस पहला ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो देखिए बच्चों एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए सोडियम गैसियस, मैंने गैसियस, ये गैसियस लिखना जरूरी है, सिर्फ सोडियम ना लिख दीजिएगा। तो इसको फिर ये गैसियस आयन बना। क्या बना? गैसियस आयन बना। ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ सोडियम से तो गैसियस आयन बन गया। और एनर्जी क्या लिखा है? डेल्टा एच एंथैल्पी। आई टर्म आयनाइजेशन एनर्जी, 1 का मतलब पहली, तो इसको कहेंगे 494 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। इसी तरह कैल्शियम की, तो उसके गैसियस एटम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, आई आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट 590 किलो जूल पर। ये 2 एग्जांपल किसकी हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की एग्जांपल है। अब देखते हैं बच्चे, थोड़ा सा टर्म आप देखें। अब कोई गैसियस एटम बन चुका है। क्या बन चुका है? गैसियस एटम बन चुका है। वो क्या बन चुका है? अब जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो क्या कहलाता है? जब जिसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ना निकले वो क्या है? एटम है। अब अगर उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो वो क्या? गैसियस आयन बन चुका है। क्या बन चुका है? और उसके लिए दूसरा जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? मोनो पॉजिटिव आयन।
तो अब किस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है बच्चों? जो ऑलरेडी जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है उसमें से एक और मजीद इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां रिक्वायर्ड का लफ्ज भी आना था, ठीक है, उसी तरह रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोल ऑफ, बिल्कुल सेम डेफिनेशन, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां भी वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैशियस एटम, यहाँ पे था गैशियस एटम, यहाँ पर उसकी जगह पर आपने लिख देना है कि अब गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होने, फ्रॉम मोनो पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने हैं। हाँ, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव ऑलरेडी हो चुका है, अब वो गैशियस एटम नहीं रहा बल्कि मोनो पॉजिटिव आयन बन चुका है, यानी उसमें से एक ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसलिए इसका नाम है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों अब देखिए कैल्शियम मैंने पहले मोनो पॉजिटिव आयन बनाया, इसके ऊपर एक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ एक चार्ज था, यहाँ हो गया दो चार्ज, तो क्या हो गया मेरे बच्चे, क्या बन गया, डाई पॉजिटिव बन गया। अब जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है वो डाई पॉजिटिव बन गया, यहाँ मैंने डेल्टा एच आई आयनाइजेशन एनर्जी का निशान है, 2 का मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है और 1150 किलो जूल पर मोल। कैल्शियम की एग्जांपल यहाँ पे ले, कितनी है 590 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे है 1150 किलो जूल पर मोल। मतलब क्या हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना उससे मुश्किल है, इसलिए हम कहते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसका आंसर ये है बच्चे, अभी मैं आपको वर्बल बता रहा हूँ लेकिन बाद में जब शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये बताएंगे आपको। तो क्या 11 मतलब क्या है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ये इससे ज्यादा क्यों है? जिस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल चुका हो तो वो, फर्ज करें कि मिसाल के तौर पर ये कैल्शियम था, कैल्शियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो अब क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो उसके प्रोटॉन ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन कम है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है मेरे बच्चे 20, 20 में से एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक रिमूव हो गया तो बाकी क्या रह गया 19। प्रोटॉन तो 20 है लेकिन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया बाकी 19, तो जो अब 20 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए जब एक रिमूव हो गया है तो वो बाकी न्यूक्लियस जो होता है बाकी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। अभी मैं बता रहा हूं, बाद में करेंगे। द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी because when first electron has already been removed it becomes difficult to remove second electron because nucleus attracts the remaining electron more forcefully, holds the remaining electron strongly, so greater energy is required to remove the second electron than first इलेक्ट्रॉन। इसको रिटर्न फॉर्म में भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा लेकिन बात आपको समझ आएगी। इसी तरह जब फिर दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब वो पहले जब जो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना था तो वो गैशियस आयन में से, यहाँ एक एक वर्ड चेंज होना, सिर्फ पहली डेफिनेशन में फ्रॉम गैशियस आयन, दूसरी डेफिनेशन में फ्रॉम मोनो पॉजिटिव आयन, तीसरी डेफिनेशन में सारी वही डेफिनेशन लिखनी है और आपने एक वर्ड चेंज करना है फ्रॉम डाई पॉजिटिव आयन। अब आप खुद डेफिनेशन बनाएंगे, क्या, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ, क्या, अब मोनो पॉजिटिव नहीं लिखना, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या लिखना, फ्रॉम 1 मोल ऑफ डाई पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप आप इस डेफिनेशन को बना लेंगे। तो अब देखो ये मैंने लिखा, दो डाई पॉजिटिव लिखा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मजीद रिमूव हुआ, अब ये बन गया ट्राई पॉजिटिव आयन, और फिर डेल्टा HI3 लिखा, और ये देखें इससे भी ज्यादा है, यानी जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो बाकी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक घर में चोरी हो जाए मिसाल के तौर पर तो फिर वो ज्यादा अलर्ट होते हैं घर वाले, फिर दोबारा कोई और कोई चीज उठाने आए तो वो ज्यादा मुश्किल से उस घर में दोबारा आप चोरी नहीं कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा था। तो इसी तरह यही है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जिसका
रिमूव हो जाए तो वो फिर संभाल के रखेगा ना बाकियों को। एक निकल गया बाकियों को तो पकड़ो भाई। तो इसलिए जब एक निकले तो फिर वो मुश्किल होता है दूसरे को निकालना, जब दूसरा भी निकल गया तो फिर और पैर लग जाते हैं, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल हो जाता है। तो ये है आपका जो है आपका मेरे बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी का 3 डेफिनेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड और थर्ड। आए अब, हाँ जी, आगे अब हमने पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, कि आयनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार किन फैक्टर्स पर है। तो बच्चों ये एक किस्म का अगर मैं लफ्ज लिखूं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि ये लिखना नहीं है आपने, लेकिन सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको टर्म मैंने लिख दी कि आपको याद रहे, ये टर्म सिर्फ समझाने के लिए कि देखें कि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जब भी वर्ड आएगा ना, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा प्रोटॉन, ज्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस की, ठीक है। तो इसीलिए जब अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वर्ड जब भी आए आपने कहना है अट्रैक्शन बढ़ गई है। जब अट्रैक्शन बढ़ गई है तो इसका मतलब है इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है, इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको रिमूव करने के लिए। तो इसलिए बच्चों हम कहेंगे कि ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर इज द डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, उतना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। यानी इसका मतलब है दोनों डायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ज्यादा इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, कम न्यूक्लियर चार्ज कम आयनाइजेशन एनर्जी। समझाने के लिए मैंने वो टर्म डायरेक्टली की यूज कर दी। अब दूसरा बच्चे, दूसरा फैक्टर साइज ऑफ एटम। जितना बड़ा साइज होगा एटम का, जितना दूर होगा ये दूर होगा, जितना दूर होगा वो, ये इतना दूर है, उतना कम एनर्जी चाहिए उसको रिमूव करने के लिए। जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतना मुश्किल होगा। इसलिए साइज जब बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, थोड़ी एनर्जी लगाकर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये इनवर्स है। क्या? आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड विद एटॉमिक साइज। ग्रेटर द एटॉमिक साइज, जितना साइज बड़ा होगा, लेसर इज द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। मैंने लिखा बिकॉज विद ग्रेटर साइज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, अट्रैक्शन कम होती है। आप आगे लिख सकते हैं सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और ये ट्रेंड कहाँ पर आ जाता है? ग्रुप के अंदर, कि ग्रुप, अब ये हम पढ़ेंगे ट्रेंड में कि साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है ना, आपने कहा जो बढ़ता है, जितनी भी एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, साइज टॉप टू बॉटम बढ़ता है और ये एनर्जी टॉप टू बॉटम कम होती है। यानी साइज का और इन एनर्जीज का जो ट्रेंड है वो अपोजिट है। आई होप आपको समझ आई होगी बेटा। तीसरा फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है, ये थोड़ा बेटा आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। बच्चे पहले ये समझे, पहले मैं यहाँ पे आऊंगा कि जिसका आखिरी शेल मुकम्मल हो उसको कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, जिसका आधा फिल हो उसको कहते हैं हाफ फिल्ड, और जिसका न मुकम्मल हो ना आधा हो उसको कहते हैं पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। अब मैंने एग्जांपल दी नियॉन की, बुक में भी ये एग्जांपल है। 2 4 ये पी में 6 होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, 6 के 6 पूरे हैं, इसलिए ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये बहुत स्टेबल है। नाइट्रोजन है, आप ये देखें इसके 7 हैं, 1s2 2s2, आपको यहां तक तो याद होनी चाहिए ना, 1s2 2s2, आगे 2px 2py 2pz, या ऐसे, यानी ये 3 तो फैक्टर याद हो। बाकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे देंगे जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। अब इसके टोटल कितने होते हैं पी में, आपने पढ़ने हैं। एस में होते हैं बच्चों 2, पी में कितने होते हैं 6, डी में कितने होते हैं 10, एफ में कितने होते हैं 14 मैक्सिमम। अब पी तक की बात कर रहे हैं, यहाँ पी मुकम्मल है इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी।
अब ये हाफ फील्ड है, 6 चाहिए थे, 3 है, इसलिए ये हाफ फील्ड है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे? ऑक्सीजन से, जिसमें 2 4 5 6 7 8 इसका एटॉमिक नंबर है, ये 8। तो इसलिए ये इसके लास्ट पी में ऑर्बिटल में टोटल कितने हैं? पी ऑर्बिटल में कितने हैं? 1 2 3 4। इसके पी ऑर्बिटल में कितने हैं? 1 2 3। आप कहेंगे इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। नहीं, ये 6 में से आधे पूरे हैं, इसलिए ये हाफ फील्ड है, ये ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत इसके के ऑक्सीजन के, क्योंकि ये पार्शियली फील्ड है, हाफ से हालांकि ज्यादा है। हाफ से कम हो फिर भी पार्शियली फील्ड है, हाफ से ज्यादा हो फिर भी पार्शियली फील्ड है, आधे हो तो हाफ फील्ड है। तो यही कहते हैं कि हाफ फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी, यानी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? कंप्लीटली फील्ड की, जैसे कि नियॉन की। उसके बाद किसकी होगी? हाफ फील्ड की, जैसे कि नाइट्रोजन की। और सबसे कम इनमें से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी? जो पार्शियली फील्ड है। तो आई होप कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल हैं, सो दे हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, उनके जो पार्शियली फील्ड हैं। और फॉर एग्जांपल लिखे, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि आप इसको अपने वर्ड में लिखें कि न्यूऑन हैज हाईएस्ट ionization energy because it is completely filled. The ionization energy of nitrogen is greater than oxygen because nitrogen is half filled and oxygen is partially filled. तो इसका ये मतलब हुआ कि ज्यादा स्टेबिलिटी की होगी जो कम्प्लीटली फील्ड है, जैसे नोबल गैसेस हैं, उसके बाद हाफ फील्ड की और फिर पार्शियली फील्ड की। तो ये तीसरा फैक्टर था जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आयनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार किस किस बातों पर होता है? न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा साइज ऑफ एटम, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो इसके बाद कुछ फैक्टर और पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो आई होप आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आपको समझ आई होगी। कोई भी हो, आपको समझ ना आ रही हो, आपने दोबारा कुछ क्वेश्चंस हो आपके, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंचे और ये केमिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर का जो आपका लेक्चर्स हैं आपको टाइमली मिलते जाएं और आपकी तैयारी होती है। अल्लाह हाफिज़।